सो वेलकम टू वन मोर सेक्शन। इसमें हम लोग अगला पार्ट पढ़ेंगे बच्चों। वैसे तो ये बहुत छोटा सा पार्ट है, अगर आपने प्रॉपरली पढ़ा इसको, ये सारी चीज़ें प्रॉपरली पढ़ के लिखना। दिस इज समथिंग यू हैव टू राइट द डेरिवेशन लाइक दिस। इसको एकदम प्रॉपरली लिखना भी पड़ेगा। तुम प्रॉपरली लिखोगे नहीं तो भले ही तुमको कुछ नॉलेज आ जाए, फॉर्मूला लर्न हो जाए, मे बी एंट्रेंस में मार्क्स मिल जाए, लेकिन बोर्ड में मार्क्स प्रॉपर लिखने के बाद मिलेंगे। तो दिस इज सेकंड डेरिवेशन ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट डेरिवेशन में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाली फ्रॉम अ हॉलो चार्ज स्फीयर एट सम डिस्टेंस आउटसाइड द स्फीयर। अब हमारे पास एक सिलेंडर है बच्चों। ये जो सिलेंडर है दिस इज अगेन अ हॉलो सिलेंडर। अगर कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग दोनों भी है तो फर्क नहीं पड़ता। सिलेंडर की रेडियस कितनी दी है आपको, कैपिटल आर। और अगर ये कंडक्टिंग मटेरियल है तो सॉलिड सिलेंडर भी चल जाता है, उससे भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंडक्टिंग में चार्ज एनीवे उसके सरफेस के ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि हम लोग ये जो सिलेंडर लेने वाले हैं ये कैसा लेने का, मतलब एक प्रॉपर सिलेंडर है या फिर ये बहुत लंबी चौड़ी एक वायर है। तो टेक्निकली हम लोगों ने एक वायर लेके रखा है जिसकी लेंथ इन्फिनिटी है। दिखने में तो वो क्या दिखेगा बच्चों, हमको एक सिलेंडर की तरह दिखेगा, लेकिन हमने लेके क्या रखा है टेक्निकली एक वायर, बराबर नहीं, जिसकी लेंथ क्या है बच्चों, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। ओके, तो यू कैन नॉट कॉल इट एज अ सिलेंडर। बेसिकली इसके हिस्से को आप सिलेंडर बोल सकते हो, बहुत छोटे हिस्से को। सुन रहे हो? अब मुझे बताओ, इसमें जब तुम चार्ज दोगे तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, याद करो। हम लोगों ने गॉसेस का एप्लीकेशन कैसे करने का उसको देखा है। पहला डिसाइड क्या करने का, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो लेट मी टेक अ स्मॉल पेज जहाँ पे मैं ये सारा कैलकुलेशन करूँगा आपके लिए। ओके, या एक काम करता हूँ, मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। वेट 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 वेट, ज़्यादा बातें अच्छी नहीं बच्चों आपके लिए, बड़ा तकलीफ हो सकता है आपको इससे। ओके, तो मैंने, दिखने में तो वो सिलेंडर की तरह दिखेगा अगर बहुत छोटे हिस्से की बात करूँ तो इमेजिन करो ऐसा ही वो कोई सिलेंडर है या तुम्हारी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जिसका रेडियस कितना लेके रखा है बताओ तो सही मुझे। कैपिटल आर उसका रेडियस, यानी कि ये अगर मैं उसका एक्सेस मानूं तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज कैपिटल आर। चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग दी लेंथ। कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा बच्चों, चार्ज इसके पूरे की पूरे लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके एक्सेस से लगभग स्मॉल आर इतना दूर यहाँ पे कहीं पे तो मुझे फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अब जो लॉ हम पढ़े हैं, जो टेक्निक हम पढ़े हैं गॉसेस का लॉ यूज करके इंटेंसिटी फाइंड करने का, उस टेक्निक के हिसाब से सबसे पहला ये डिसाइड करने का कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, अलोंग द लेंथ। सो दिस इज अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। Let me consider Q is the total amount of charge given to this wire, L is the total length of this wire, and so lambda will be charge per unit length. या you may say total charge is equals to lambda into L. अब यहाँ पे एक चीज समझो बच्चों, ये इनफाइनाइट लेंथ वाला वायर है तो L की वैल्यू अपने आप में बहुत ज्यादा है, हम जानते नहीं कितनी ज्यादा है, और इसलिए इस केस में टोटल चार्ज गिनना एक्चुअली एक डिफिकल्ट टास्क है। बेस्ट है कि एक लेंथ के ऊपर का चार्ज गिने। समझ में आ रहा है? जब लेंथ ही इतनी बड़ी है तो हम गिन ही नहीं पाएंगे कि टोटल लेंथ कितनी है, तो टोटल चार्ज भी नहीं गिन पाएंगे। तो बेटर है कि हम लोग एक ही लेंथ के ऊपर का चार्ज यानी कि लैम्बडा गिन ले। तो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारा डेरिवेशन जो है वो लैम्बडा की फॉर्म में होगा तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि टोटल लेंथ शायद हम गिन नहीं पाएंगे, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम व्हाट इज टोटल फ्लक्स? टोटल फ्लक्स इज टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय तुम्हारा चार्ज जिस मीडिया में रखा उस मीडिया की प्रिमिटिविटी। लेट मी कंसीडर दिस इज एप्सिलॉन, या तुम चाहे तो इसको एप्सिलॉन 0 के भी लिख सकते हो। चलो मैं एप्सिलॉन 0 के लिख के थोड़ा सा इंटरेस्ट और क्रिएट करता हूँ, चलेगा। टोटल चार्ज लेकिन हम जानते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 के। तो ये जो इक्वेशन मिला इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब जरूरी नहीं कि तुम ये पहले फाइंड करो, डेरिवेशन लिखते हुए तुम ये चीज बाद में भी कर सकते हो। दो चीजें करनी है, इसको याद रखो खाली। एक चीज में मैंने क्या फाइंड किया बच्चों, मैंने फाइंड किया फ्लक्स यूजिंग गॉसेस थ्योरम। अब दूसरी केस में मैं क्या करूंगा, आई एम अगेन गोइंग टू फाइंड द टोटल फ्लक्स यूजिंग द इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला। व्हाट इज दैट, ई बार डॉट ds। अब जैसे ये फॉर्मूला लिखा ना तो सबसे पहला तुमको समझना चाहिए व्हाट इज ds। ds बेसिकली
जिस पॉइंट को तुमको इंटेंसिटी निकालना है उस पॉइंट के इर्द गिर्द बनाया हुआ छोटा सा एरिया होता है। मुझे इंटेंसिटी यहाँ पे निकालनी है तो इसके बाजू में एक छोटा सा एरिया बना लिया, उस एरिया का नाम रखा मैंने ds। अब बेसिकली हमको अगर ये फॉर्मूला यूज करना है तो हमको टोटल क्लोज सरफेस लेना पड़ेगा, छोटा सरफेस लेके फायदा नहीं है। तो मुझे ऐसा सरफेस लेना है ds जिसका हिस्सा हो। तो मैंने यहाँ पे इमेजिनरी एक और सिलेंडर बना लिया, बड़ा वाला। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसा बड़ा वाला सिलेंडर, जिस सिलेंडर की रेडियस कितनी है बताइए, स्मॉल आर, ये उसकी रेडियस है स्मॉल आर। तो स्मॉल आर रेडियस वाला मैंने एक और सिलेंडर बना लिया। समझ में आ रहा है? इस सिलेंडर के ऊपर चार्ज नहीं है, लेकिन इस सिलेंडर के एक पॉइंट को मुझे इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब इसके आगे सॉल्व कैसे करोगे? फॉर्मूला जानते हो, E इंटू डी एस इंटू कॉस ऑफ क्या होता है थीटा, ए डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी, ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। फिर थीटा इज व्हाट, जिन दो की बात की ना तुमने, ए और डी एस, इन दोनों के बीच का एंगल। अब ई का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज के लिए लाइन कैसी होती है, आउटवर्ड, और नेगेटिव के लिए इनवर्ड। हमने चार्ज पॉजिटिव लिया है तो ये यहाँ से सीधा 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 ये आ गया आपका ई का डायरेक्शन। डी एस का डायरेक्शन, एरिया का डायरेक्शन क्या होता है, एरिया को परपेंडिकुलर। तो ये एरिया तुमने यहाँ पे लेके रखा है, इस एरिया का परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, इत्तेफाक से वो भी के अलॉन्ग आ जाएगा, तो दोनों के बीच में कोई एंगल ही नहीं है। तो इवन हियर आल्सो व्हाट इज थीटा, थीटा इज 0, देयरफॉर व्हाट इज कॉस ऑफ थीटा, दैट इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 0, व्हाट इज कॉस 0, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये जो फॉर्मूला है फ्लक्स का वो क्या बन गया, फाई इज इक्वल्स टू, बोलो, इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस। चलेगा? कोई तकलीफ है आपको? अब यहाँ पे हमको निकालना है जो सिलेंडर आपने इमेजिनरी लिया था उसका इंटीग्रेशन टोटल एरिया के लिए। टोटल एरिया ये जो है, ये बाजू वाला अगर तुम कहोगे तो ये कर्व एरिया हो गया सिलेंडर का, ये बाजू वाला लोगे तो ये कर्व एरिया हो गया। और ये वाले एरिया की अगर मैं बात करूं, ये वाला और ये एरिया, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। लेकिन इस एरिया के टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि किसी बच्चे ने यहाँ का एरिया ले लिया ds, जो कि आपके सिलेंडर का हिस्सा ही है, तो इस एरिया का परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे, और ई जो है उसका डायरेक्शन है यहाँ पे। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब आप इस सिलेंडर का नीचे वाला और ऊपर वाला एरिया लोगे, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में थीटा जो है उसकी वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस एरिया का कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट एरिया, वी विल टॉक अबाउट ओनली विच एरिया, वी विल टॉक अबाउट ओनली सरफेस एरिया, खाली सरफेस एरिया की बात करेंगे। ठीक है बच्चों? आगे मुझे बताओ इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं। इंटीग्रेशन निकालते वक्त कांस्टेंट चीजों को बाहर लेते हैं। अब तुम एरिया खाली सरफेस के, कर्व सरफेस के ऊपर ही लोगे, तो कर्व सरफेस के ऊपर, इस कर्व सरफेस के ऊपर लिया हुआ कोई भी एरिया एक्सेस से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ना डिस्टेंस घटेगा ना डिस्टेंस बढ़ेगा। और इंटेंसिटी के बारे में हम जानते हैं, जिस बॉडी के ऊपर चार्ज है उससे करीब आते हो तो इंटेंसिटी बढ़ती है, दूर जाते हो तो इंटेंसिटी घटती है। तुम खाली गोल गोल घूम रहे हो, ना तो करीब आ रहे हो ना तो दूर जा रहे हो, आर तुम्हारा सेम है, तो इंटेंसिटी इस पूरे कर्व सरफेस के ऊपर कैसे रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। लेके आओ उसको बाहर, अंदर कौन बचा, ds। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ds, इंटीग्रेशन ds। व्हाट इज द इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, सम, टोटल, सगळं, एकूण, बरे कि नहीं। और ये क्या है तुम्हारा एरिया। तो ये पूरा, अब इसको पढ़ो, ये एक शब्द है टोटल एरिया। कौन सा वाला, कर्व वाला। अब मुझे कौन बंदा बताएगा टोटल कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? सिलेंडर का फॉर्मूला पढ़े हो बीच बचपन में, क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एल, यही होता है ना, 2 पाई आर इंटू एल। अब एक काम करता हूं, ये जो लेंथ है अपने इमेजिनरी सिलेंडर की, इसको मैं एल ही मानता हूं, और ये रेडियस आर मान के रखी है, तो टोटल सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर एल, एंड आई विल कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2। चलेगा? और ये जो अंदर वाला, उसके क्लोज जो अंदर वाली वायर है ना, उसके अंदर जितनी वायर क्लोज है ना, बस उसी का इंटेंसिटी आएगा। तो जब मैं फ्लक्स की बात करूंगा इधर की टोटल की, तो इसी अंदर वाले वायर का लेंथ लूंगा, इत्तेफाक से दोनों लेंथ सेम ही आएंगे। बाहर वाले वायर का लेंथ भी यल होगा, अंदर वाली का लेंथ भी क्या होगा, आपका यल होगा। तो ये यल और ये एल अलग अलग नहीं है। क्या मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं? कर दीजिए सर जी। बताओ क्या मिलेगा, ई इंटू, बोलो रे बच्चों, ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्बडा एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 की। कौन हो गया कटप्पा दोनों साइड से। तो देखो, इनफाइनाइट लेंथ लो या छोटी लेंथ लो, फर्क क्या पड़ता है, लेंथ के ऊपर डिपेंड है ही नहीं इंटेंसिटी। तो E इज सिंपली इक्वल टू,
ये 1/2 पाई r इधर लाता हूं मैं, यहाँ पे लैम्बडा और एप्सिलॉन 0 k बचा है। और इसी फॉर्मूले को थोड़ा प्यार से लिखूंगा तो ये फॉर्मूला मुझे अरेंजमेंट करने के बाद ये r इधर लिखता हूँ, इसको इधर लिखता हूँ, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 खाली एयर की बात करें तो, एप्सिलॉन 0 के किसी भी मीडिया की बात करें तो लैम्बडा डिवाइडेड बाय r, वेयर व्हाट इज लैम्बडा, इट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, एक लेंथ के ऊपर का चार्ज। क्या ये नन्ना मुन्ना छोटा सा फॉर्मूला तुम्हें समझ में आया? अरे हाँ ना, कुछ तो बोला करो बच्चों, समझा है? श्योर। तो इस तरह से डेरिवेशन मैंने आपको मैथमेटिकली समझाया, लेकिन याद रखो वापस एक ही चीज बोल रहा हूं, तुमको डेरिवेशन समझना और लिखना इसमें अंतर है। इधर पूरी तरह से देखो, यहाँ पे पूरा इज्जत से उसको सारी कैलकुलेशन मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, किस तरह से लिखना चाहिए ये तो मैंने अभी शॉर्टकट करके दिखाया आपको। इक्वेशन 1 और 2 किसी भी सीक्वेंस में ऑब्टेन करो, उससे फर्क नहीं पड़ता, और इस तरह से आपका आंसर आएगा। इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, तो क्वेश्चन में खाली कैसे सॉल्व करने का वो समझाता हूँ, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। सॉल्व कैसे करोगे बताता हूँ। बताओ तो इंटेंसिटी फॉर अ इनफाइनाइट वायर क्या है, 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू चार्ज पर यूनिट लेंथ डिवाइडेड बाय आर। और अगर कोई लैम्बडा पूछे क्या है तो बोलोगे सर टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, चलेगा? चलो अब देखो, द लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट वायर, एल की वैल्यू देखे रखिए 2 मीटर, इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज विद अ पॉजिटिव चार्ज 3 माइक्रोकूलम, क्यू की वैल्यू देखे रखिए, यानी लैम्बडा ढूंढना पड़ेगा यूजिंग दिस फॉर्मूला, चलेगा? तो चार्ज डेंसिटी ऑफ द वायर, वही क्वेश्चन पूछा है, चार्ज अपॉन लेंथ आ जाएगा, फॉर्मूला लिखो, वैल्यू डालो, कैलकुलेशन करो, यू विल बी थ्रू। कैलकुलेशन करने नहीं आते हैं तो चुल्लू भर पानी में भी डूब मत मरना, क्योंकि उससे चुल्लू भर पानी का नुकसान हो जाएगा और देश का नुकसान होगा, तो ऐसा मत करना, ठीक है? द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू द वायर एट अ डिस्टेंस 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ वायर, वायर का रेडियस दिया है क्या? नहीं। उसकी ज़रूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। तो अब क्या करोगे, आर का वैल्यू डालो, कितना दिया है तुमको वो 1.5, लैम्बडा का वैल्यू डालोगे जो कि तुम ऊपर फाइंड करोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू क्या करोगे, ये तो तुम पूरी वैल्यू डाल सकते हो, या कोई बच्चा ने इसमें स्मार्ट कैलकुलेशन कर सकता है। देखो बच्चों, मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू है, कितनी है वैल्यू? 9 × 10⁻⁹ बराबर है। कोई बच्चा इस 4 को 2 टुकड़ों में बांट सकता है, लिख सकता है 2 × 2 पाई एप्सिलॉन 0 × 9 × 10⁻⁹, ओके, इज इक्वल टू, बोलो बरोबर बच्चों? फिर एक 2 को उधर भेज देगा तो 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आती है 18, इक्वल्स टू 18 × 10⁻⁹। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये वैल्यू यूज करो, क्योंकि अगर तुम ये इस कैलकुलेशन में 2 करोगे, तुम पाई की वैल्यू डालोगे, तुम एप्सिलॉन 0 की वैल्यू डालोगे 8.85 × 10⁻12, तो यकीन मानो तुम्हारा कैलकुलेशन करते करते हवा निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? और इसको बिना लॉक के कर भी नहीं पाओगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि यूज स्मार्ट ब्रेन, 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू इस तरह से निकालो, ओके, और कैलकुलेशन में ही दिखाओ। कैलकुलेशन में ही क्या करो, फॉर्मूला निकालते वक्त उधर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके वो लिख लेना, ठीक है? मतलब ये फॉर्मूले में क्या करने का, 2/4 कर लेने का, मल्टीप्लाई डिवाइड करके, और फिर इसकी वैल्यू डालने की 9 × 10⁻⁹, तो वो ऑटोमेटिकली 18 हो जाएगा, समझा? एंड यूज दिस, डोंट यूज दिस, ओके, ऑल्दो वो आप पे वैसे सॉल्व किया है, क्योंकि ये बुक में से मैंने कॉपी पेस्ट किया, मैंने कोई बड़ा तीर नहीं मारा है, ठीक है? तो we finish one derivation. Now let's see the next derivation. इस टॉपिक के ऊपर 3 डेरिवेशन तुम्हारे बुक में है, और तीनों में से एक तुमको एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या क्या देखे हमने? एक सिलेंडर देखा, एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर देखा। अब देखेंगे हम लोग प्लेन शीट। किसी प्लेन शीट को अगर हम देते हैं तो उसके लिए क्या है वैल्यू? अच्छा, जो वायर का फॉर्मूला अभी आपने देखा ना, इत्तेफाक से एग्जैक्टली सिलेंडर के लिए सेम है, तो वायर का फॉर्मूला सिलेंडर के लिए भी अप्लाई हो जाता है, ओके, चलेगा बच्चों? सरफेस के ऊपर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, बाहर गए तो 0 कम होती चलती है, और अंदर 0 होती है, सेम चीज जो स्फीयर के लिए था। अब एक प्लेन शीट है, और इस प्लेन शीट से हम लोगों को निकालना है कुछ दूरी पे इंटेंसिटी किसी भी एक सरफेस के एक साइड में। पहले छोटी छोटी चीजें उसको समझ लो, फिर मैं आपको कैलकुलेशन में समझा देता हूं। सुन रहे हो? देखो बच्चों, प्लेन शीट से कुछ दूर, सपोज आर इतने दूरी पे, इस जगह पे मुझे इंटेंसिटी निकालना है, इस पॉइंट पे मुझे इंटेंसिटी निकालना है प्लेन शीट से, ठीक है? चार्ज जो है प्लेन शीट को दिया है, और शीट जो है उसकी कोई एरिया की लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट शीट है। तो मतलब ये कोई उसकी लेंथ और ब्रेथ को लिमिटेड नहीं किया हुआ है, बढ़ रहा है या इनफाइनाइट साइज का है,
तो वी हैव इनफाइनाइट प्लेन शीट। क्या है हमारे पास, क्या है बच्चों, बोलो जल्दी से। इनफाइनाइट प्लेन शीट है। गलत इंसान को लग गया, इसमें मेरा दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा निशाना बचपन से कमजोर है, बराबर है कि नहीं। तो एक काम करो, जिसको मारना चाहता था मैं, उसने उठाओ और खुद को मार लो, बराबर है कि नहीं। बाकी के बच्चे ध्यान दो। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तुम्हारा जो शीट है वो, इसकी लेंथ कितनी, उसका एरिया क्या है, इनफाइनाइट है, बहुत बड़ा साइज का है। उससे सर्टन दूरी पे हमको ई की वैल्यू निकालनी है। इस केस में तुमने इन्फिनिटी शीट को चार्ज दिया है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द टोटल चार्ज। ओके, तो सबसे पहला अपने स्टेप सीखे ना। सबसे पहला क्या करते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं। कैसा होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया को चार्ज दिया है तो एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सारा चार्ज गिन सकते हैं? नहीं, तो क्या गिनेंगे, एक एरिया का चार्ज गिनेंगे। तो मान लो यहाँ पे मैंने एक एरिया लिया, उस एक एरिया का चार्ज गिन लिया, जिसको मैंने नाम दिया सिग्मा। तो व्हाट इज सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि सिग्मा क्या होगा आपका, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। इसमें किसी को डाउट है? ए आप टोटल बॉडी का एरिया मान सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान दो, इधर ध्यान दो, महत्वाची ची गोष्ट आहे, लक्ष द्या। प्रॉब्लम ऐसा है कि इधर जब हम दूसरा वाला पार्ट लेने जाएंगे तब आएगा प्रॉब्लम। लिखो मत। ए तुम टोटल बॉडी का भी चार्ज ले सकते हो। अगर तुमने टोटल बॉडी का चार्ज लिया तो ये टोटल चार्ज एरिया होगा। क्यों? अगर तुमने टोटल बॉडी का चार्ज लिया, सुन नहीं रहे हो, गौर से सुनो। क्यों? तुमने टोटल बॉडी का चार्ज लिया तो ये टोटल बॉडी का एरिया होगा। लेकिन अगर क्यों तुमने इधर का चार्ज लिया, इधर इतने हिस्से पे जितना चार्ज स्टोर हुआ है उतना, तो ए होगा सिर्फ इधर का एरिया। ये समझा? अब तुम ऐसा बोल सकते हो कि सर ऐसा कैसे। देखो बच्चों, सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया है, जिधर का एरिया उधर का चार्ज। तुम इतना एरिया लोगे तो इधर का चार्ज लोगे, आंसर वही आएगा। अगर तुमने इधर का इतना एरिया लिया तो उधर का ही चार्ज ले लो, आंसर उतना ही आएगा। दिस इज चार्ज पर यूनिट एरिया। एक एरिया का चार्ज ये बंद होने के बाद तुम चालू करते हो या बहुत समय के बाद करते हो? हर बार ऐसा ही होता है ना, बीच में टाइम नहीं जाता ना। ओके ठीक है, कोई बात। तो मैंने क्या बोला, इस केस में ए आप टोटल बॉडी का एरिया ले सकते हो जब आप टोटल बॉडी के ऊपर का चार्ज लोगे, और ए आप ये छोटा एरिया भी ले सकते हो जब आप छोटा एरिया जितना चार्ज कंट्रोल कर रहा है, जितना चार्ज रखा हुआ है उतना लोगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्यों लिया है इतने छोटे एरिया का चार्ज, और ए लिया है इतना ही छोटा एरिया। जाहिर है ऐसा क्यों लिया है, उसको समझने के लिए पहले तो आपको ये समझना है कि मुझे जिस जगह की इंटेंसिटी निकालना है उसको समझो। अभी दूसरा वाला पार्ट समझो। यहां से इस दूरी पे यहां पे मुझे इंटेंसिटी निकालना है। पहला तो है आपका गॉसेस थ्योरम के हिसाब से टोटल चार्ज। क्या लिया मैंने, टोटल चार्ज सपोज क्यू डिवाइडेड बाय, जहां पे रखी हुआ की प्रिमिटिविटी से एप्सिलॉन 0 के। टोटल चार्ज इस एरिया का लिया मैंने खाली, इस एरिया का जो टोटल चार्ज मैंने लिया है वो कितना है तुम्हारा, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपन ए। तो क्यू कितना हो जाएगा बच्चों, सिग्मा इंटू ए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 के, एंड आई विल कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। समझा? अब सवाल उठता है कि यहाँ पे इंटेंसिटी निकालने का है तो क्या करें, फॉर्मूला यूज करेंगे ना दूसरा। ये तो इक्वेशन 1 है, दूसरे इक्वेशन में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ई बार इंटू डी एस बार। यही है बच्चों। डी एस क्या होता है, जिस पॉइंट का तुमको इंटेंसिटी निकालना है उसके बाजू में छुटकू सा एरिया ले लो। ले लिया मैंने डीएस। यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? पक्का? ये छोटा सा एरिया है वो मैंने डीएस लिया, जिसको आगे जाके इक्विवेलेंट करके अपन ए लिखने वाले हैं। पहले तो मैं अभी फिलहाल इसको डीएस ही मानता हूं। समझेगा बच्चों? इस पॉइंट का इंटेंसिटी अगर मुझे निकालना है, इस पॉइंट का इंटेंसिटी अगर मुझे निकालना है तो उसके बाजू में एक एरिया लेना पड़ेगा। अब एरिया किसका होना चाहिए, किसी तो सरफेस का होना चाहिए, और ये सरफेस इमेजिनरी सरफेस होता है जिसको अपन गॉसियन सरफेस बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे गॉसियन सरफेस काफी इंटरेस्टिंग लिया है। एक छोटा सा सिलेंडर लिया, इससे आर पार कर दिया, जितना वो इस साइड में आगे है उतना ही उस साइड में ले लिया। वेयर आर इज व्हाट, डिस्टेंस ऑफ दिस इमेजिनरी सिलेंडर फ्रॉम द शीट। इस साइड में भी आर, इस साइड में भी आर। ठीक है? ऐसा इसलिए किया क्योंकि इस एरिया में तुमने जो चार्ज देके रखा है उससे इंटेंसिटी या जो फ्लक्स की लाइन बनेगी वो दोनों साइड में बाहर जाएगी, इस साइड में भी और इस साइड में भी। और इसलिए टोटल फ्लक्स काउंट करते वक्त आप खाली एक साइड का नहीं, दोनों साइड का काउंट करना चाहे आपने, दोनों साइड का लेना पड़ेगा आपको। तो इस साइड में भी कुछ लाइन जाएगी, उस साइड में भी लेना पड़ेगा। पतला शीट है, दोनों साइड में इससे इंटेंसिटी बाहर निकलेगा।
तो इसलिए मैंने उतने ही डिस्टेंस पे, आर इतने डिस्टेंस पे इस साइड में भी लिया, आर इतने डिस्टेंस पे इस साइड में भी लिया। अब मुझे निकालना है ये वैल्यू इंटेंसिटी का या फ्लक्स का। अब फ्लक्स यानी कि इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डी एस, लेकिन यहाँ पे दो साइड है, यहाँ पे इस साइड में भी है, इस साइड में भी है। इस पॉइंट को मैं पी बोलता हूँ, इस पॉइंट को मैं पी डैश बोलता हूँ। तो आपको इंटेंसिटी एक साइड की गिननी पड़ेगी ई डी एस, मतलब पी डैश वाले साइड की, और दूसरे वाली साइड की भी लेनी पड़ेगी पी डैश डी एस, ई इंटू डी एस। किसी को डाउट है? अगर वापस मैं ये कहूँ कि मैंने सरफेस का एरिया इस बाजू वाला लिया, इस बाजू वाला, तो एरिया का परपेंडिकुलर ऐसा होगा, इंटेंसिटी तो आउटवर्ड होती है, ऐसा होगा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो जो इमेजिनरी सिलेंडर तुमने लिया है उसके इस कर्व का कोई फायदा नहीं है इस केस में। इस कर्व के ऊपर इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि इस कर्व के ऊपर लिया हुआ कोई भी एरिया का डायरेक्शन यानी कि ds का डायरेक्शन और e का डायरेक्शन एक दूसरे के साथ 90 डिग्री करेंगे। cos 90 का वैल्यू 0 आता है, तो उससे इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। तो हमें खाली ये वाला लेना पड़ेगा। अब ये जो एरिया है तुम्हारा, इस एरिया का परपेंडिकुलर और e का डायरेक्शन दोनों सेम है, तो इस केस में ये जो तुम्हारा e बार डॉट ds बार है, दैट विल बी सिंपली टर्न इनटू eds। इसको मैं eds बोलूंगा, इसको भी मैं eds ही बोलूंगा। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि cos 0 हो जाता है 1। ये समझा ना तुमको? एक्चुअल फार्मूला e इंटू ds इंटू कॉस थीटा होना चाहिए, बट इस केस में थीटा वापस 0 हो जाएगा, जैसे पिछले 2 डेरिवेशन में हुआ था। फिर ये क्या हो गया तुम्हारा टोटल एरिया। टोटल कौन सा एरिया? इस सिलेंडर का ये वाला एरिया। यहाँ पे ये एरिया को मैंने क्या बोला? ए। तो यहाँ पे भी ये एरिया कितना होगा? ए। यहाँ पे भी ये एरिया कितना होगा? ए। और यहाँ पे ई की बात करूं मैं, तो ई क्या तुम्हारा इस पर्टिकुलर एरिया पे जो कि सेम डिस्टेंस पे है तुम्हारे शीट से कांस्टेंट आएगा। हाँ, तो ये टोटल वैल्यू में ई तुम्हारा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ds होगा। यहाँ पे भी ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ds होगा। जब तक तुम्हारा ये एरिया इस सरफेस के ऊपर तुम कहाँ पे भी लेते रहोगे, तुम्हारा प्लेन शीट से डिस्टेंस बदलेगा ही नहीं, तो ई बदलेगा नहीं। और ये होगा तुमने इस पूरे एरिया की वैल्यू, तो दैट इज सिंपली ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए, दैट इज ट्वाइस ई इंटू ए। इक्वेशन नंबर 2 चलेगा। 1 में वैल्यू इतनी आई, 2 में वैल्यू इतनी आई। कैन आई इक्वेट दिस 2 वैल्यूज? तो बोलो 2 में वैल्यू कितना आया है? ट्वाइस ई ए। 1 में कितना आया है? सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 इंटू बोलो के ए हो गया कैंसल। ई की वैल्यू 2 भी उस साइड में लेके जाओ, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन 0। वेरी सिंपल फॉर्मूला फॉर अ प्लेन शीट जिसके एक एरिया के ऊपर चार्ज है सिग्मा, जिसको मटेरियल में रखा है, जिसकी प्रिमिटिविटी है एप्सिलॉन 0 अगर वैक्यूम है, या फिर एप्सिलॉन 0 के अगर कोई और मीडिया है। तो प्लेन शीट के लिए आर इतने दूरी पे इतनी होती है इंटेंसिटी। गौर से देखो, इसमें आर कहीं पे बचा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या? प्लेन शीट से तुम कहाँ पे भी लो, इंटेंसिटी इतना ही होता है। ऑफ कोर्स बहुत दूर जाओगे तो 0 हो जाएगा। दिस इज स्पेसिफिकली व्हेन द डिस्टेंस इज क्लोज, काफी करीब होगा। याद रखोगे ये वैल्यू पक्का? चलो अगला जो डेरिवेशन है उसको समझते हैं। डेरिवेशन है, मेरे ख्याल से इसके ऊपर एक क्वेश्चन होना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। इसी के ऊपर फॉर्मूला आप जानते हो, E इज इक्वल टू बोलो सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन 0 की फॉर वैक्यूम K इज 1। द चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ अ फ्लैट शीट इज दिस। किसकी वैल्यू देके रखी बच्चों? सिग्मा की। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट जस्ट नियर द सरफेस ऑफ दी। ओके, जस्ट पूछा है तो क्या दिया है? सिग्मा दिया है। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू लर्न कर लेना। क्या है उसकी वैल्यू बच्चों? 8.85 इंटू 10⁻12। वैक्यूम की बात कर रहे हो, K1 है। फॉर्मूले में वैल्यू डालो, कैलकुलेशन करो, आंसर निकालो। इसके लिए आपको लॉग टेबल यूज करना ही पड़ेगा, और होप तुमको वो आता है। दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन।